नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मेरा प्रयास है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालूं। मुझे उम्मीद है कि ये व्याख्यान प्रत्येक स्तर पर कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। हम ये जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल के द्वंद्ववाद से प्रेरित होकर के दिया था। अगर हम ये कहें कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल के द्वंद्ववाद की सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में था, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने खुद ये लिखा कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल उल्टा खड़े हो पाया और इसे मैंने पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया। ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का खुद ये सिद्ध करता है कि कार्ल मार्क्स हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे और वो ये जानते थे कि हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचार दोषपूर्ण है। विश्व के विकास के बारे में जो उन्होंने बताया था वो खुद गलत है, उल्टा है। विश्व का विकास उस तरह नहीं होता जिस तरह हीगल मानते थे, उन चीज़ों से नहीं होता जिन चीज़ों को हीगल ने स्वीकार किया। तो पहले हम ये बात करें कि आखिर हीगल ने विश्व के विकास के लिए किस चीज़ को माना है। हीगल आदर्शवादी थे और आपका विचार था कि विश्व का विकास आत्मा के विकास के साथ साथ होता है। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है उसी के साथ साथ विश्व का विकास भी होता रहता है। आपने विचार शब्द का भी यूज किया, अर्थात कि जैसे जैसे नए नए विचार निर्मित होते हैं, नवीन नवीन विचार मनुष्य के मन में आते हैं, उसी विचारों के परिणामस्वरूप विश्व का विकास होता है। ये हीगल का मानना था, लेकिन कार्ल मार्क्स इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। कार्ल मार्क्स भौतिकवादी विचारक थे, साम्यवादी विचारक थे और वो भौतिक जगत से अलग होकर विश्व के विकास की बात नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। कार्ल मार्क्स ने भौतिक जगत की सच्चाई को स्वीकार किया, इस बात को स्वीकार किया कि भौतिक जगत पहले है, भौतिक विकास पहले है, भौतिक जगत ही मनुष्य को जन्म के बाद धरातल प्रदान करता है, भौतिक जगत में ही मनुष्य का लालन पालन होता है। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वे सुख सुविधाएं ही मनुष्य को विचारों के क्षेत्र में ऊपर ले जाती हैं। तो भौतिक जगत को यथार्थ रूप में स्वीकार करके कार्ल मार्क्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए और अपने हीगल के बारे में ये तक कह दिया कि हीगल उस जगत को भूल गए जिस जगत में वो पैदा हुए, जिस जगत में वो पले और बड़े हुए और जिस जगत ने उनको विचार के लायक बनाया। क्योंकि हीगल के सिद्धांत में, हीगल के विश्व के विकास के संदर्भ में कहीं पर भी भौतिक जगत का उल्लेख नहीं है। तो हीगल ने द्वंद्ववाद संबंधी जो विचार दिए थे, भौतिक जगत रूपी सच्चाई से अलग हटकर अपने विचार प्रस्तुत किए जो कार्ल मार्क्स को मंजूर नहीं थे। कार्ल मार्क्स ने भौतिक जगत के विकास के लिए पदार्थ के विकास को
जिम्मेदार बताया, मुख्य कारण बताया कि पदार्थ के विकास के कारण ही भौतिक जगत का विकास होता है। जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते रहते हैं, नई नई खोज होती रहती हैं, उसी प्रकार उसी के साथ साथ भौतिक जगत का विकास होता रहता है। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता को के रूप में हम पूर्ण समग्रता बिंदु के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि विश्व एक इंटीग्रेटेड होल है, पूर्ण है। मार्क्स ने प्रकृति को पूर्ण समग्र माना और ये भी माना कि प्रकृति में भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं, घटनाएं होती रहती हैं और प्रकृति संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी वस्तुएं हैं, वो सब एक दूसरे से पर निर्भर रहती हैं। यह परस्पर निर्भरता, अपरिहार्यता और एकता वैसी ही है जैसी जीव जगत में जीवों में होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में इस बात को कहते हैं कि प्रकृति की वस्तुओं को संबंधित और संगठित है। प्रकृति की सभी घटनाएं पृथक रूप से स्वतंत्र और असंबद्ध होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी भी एक विशिष्ट घटना का प्रभाव अन्य सभी घटनाओं पर अवश्य पड़ता है, यह कहना चाहिए सभी घटनाओं पर पड़ता है। तो इसलिए किसी भी घटना के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए संबंधित कारकों और घटनाओं का अध्ययन एक पूर्ण समग्रता के रूप में करना अत्यावश्यक है। तो पूर्ण समग्रता के बारे में आपने बात की है, ये उनके सिद्धांत की पहली विशेषता है। इसके बाद दूसरी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु निरंतर गतिशील रहती है। वस्तुओं की गति रुकती नहीं है, वस्तुओं का विकास रुकता नहीं है, वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति में वस्तुओं का हमेशा उद्भव और विकास होता रहता है। साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विनाश भी होता रहता है। मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने भौतिक वस्तुओं को विशेष महत्व दिया है। आपने ये भी माना कि भौतिक पदार्थों में विरोधी तत्व विद्यमान होते हैं और संघर्ष भी होता है। पदार्थ सक्रिय रहते हैं क्योंकि उनमें विकास आंतरिक विशेषताओं के कारण होता है और ये विकास प्रकृति के विकास के नियम को बनाए रखता है। विकास की प्रक्रिया का प्रमुख आधार कार्ल मार्क्स के अनुसार संघर्ष है। अगली विशेषता जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की है वो ये कि जो परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, प्रारंभ में वे परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, लेकिन कालांतर में उनका स्वरूप बदल जाता है और वो गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाते हैं। कार्ल मार्क्स का ये विश्वास है कि यदि हम विकास की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो ये केवल द्वंद्ववाद के अनुसार ही समझा संभव है। वो स्पष्ट करते हैं कि छोटे छोटे मात्रात्मक परिवर्तन से ही गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन अचानक भी हो सकते हैं और उनकी गति तीव्र भी हो सकती है। इसके बाद आपके सिद्धांत की अगली विशेषता ये है कि उन्होंने
संघर्ष पर जोर दिया कि प्रत्येक पदार्थ का एक विरोधी पदार्थ होता है, दोनों में संघर्ष होता है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप नया पदार्थ पैदा होता है और इस प्रकार भौतिक जगत का विकास होता रहता है। भौतिक निर्णायकवाद की भी बात कार्ल मार्क्स ने की है। आप ये मानते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार पदार्थों में परिवर्तन होता है। विश्व के मूल में पदार्थ है, विश्व की वास्तविकता भौतिक जगत है और जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सबका कारण पदार्थ है। विश्व और उसकी प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले हमें परिवर्तन और गतिशीलता को ध्यान में रखना होगा। यह ध्यान रखना होगा कि विकास हमेशा पदार्थों में पारस्परिक संघर्ष के कारण होता है। पदार्थ सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते। मार्क्स एक ही कारक को सभी परिवर्तनों का कारण मानते हैं और वो कारण है पदार्थ अर्थात आर्थिक कारण। वो ये मानते हैं कि जितने भी समाज में परिवर्तन होते हैं वो सब आर्थिक कारण से ही परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार से आप पदार्थ के निर्णायकवाद पर जोर देते हैं। मार्क्स के सिद्धांत की अगली विशेषता है कि आपने वाद, प्रतिवाद, संवाद की प्रक्रिया को स्वीकार किया है कि भौतिक जगत के विकास के लिए या भौतिक जगत का विकास वाद, प्रतिवाद और संवाद तीन अवस्थाओं से होकर होता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं: वाद, प्रतिवाद जो उसके बाद में आता है, जो उसका विरोधी भी कह सकते हैं। फिर एक समय तक पदार्थ, जो दो पदार्थ हो जाते हैं, आमने सामने होते हैं, दोनों में संघर्ष होता है क्योंकि दोनों पदार्थ अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, एक दूसरे से श्रेष्ठतर मानते हैं और उस संघर्ष के परिणामस्वरूप संवाद पैदा होता है। अर्थात एक ऐसा पदार्थ पैदा होता है जो पहले से ही उपलब्ध दोनों पदार्थों से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है और जो दोनों से संबंधित होता है। संवाद, कुछ समय तक संवाद रहता है लेकिन आगे चलकर ये वाद का रूप ले लेता है, वाद के रूप में स्थापित हो जाता है और पुनः उस वाद का प्रतिवाद पैदा होता है। वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है। संघर्ष के परिणामस्वरूप वाद और प्रतिवाद से संबंधित परंतु दोनों से बेहतर पदार्थ सामने आता है संवाद के रूप में। तो ये वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और पदार्थ का विकास निरंतर होता रहता है, ऐसा मानना है कार्ल मार्क्स का।